नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम फॉर इंडिया सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर भी हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ तो भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया है। And total dominance of media, right? If you spend 4 or 5 hours looking at Indian television, you will find you only see Mr. Narendra Modi. You certainly won't see my friend Yachuri ji on television. In fact, I don't think you've ever been on television. I mean, not to be mean, I'd love to see you on television, but I don't think they would like to give that perspective. You know. Also, there's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it. ज्यादा बातचीत करेंगे इस मामले पर हमारी संवाददाता तोशी, उनसे जानेंगे। तोशी, राहुल गांधी ने बात करें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहाँ पर लंदन में इंडिया को लेकर आइडिया शेयर करने की बात होती है, लेकिन वो इंडिया को लेकर ऐसे अजब गजब आइडिया शेयर करते हैं कि भारत की छवि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती हुई नजर आती है। उन्होंने कहा बीजेपी की विचारधारा पर हमला किया है और कहा है कि भारत पर बीजेपी की विचारधारा ज्यादा गहरी होती हुई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। भारत की तुलना उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका से कर दी है। देखिए, ये तमाम राहुल गांधी हमलावर हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल कर दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल तोशी, वहीं जहां एक और आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में वह हिस्सा ले रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि श्रीलंका से भारत की तुलना की जा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है राहुल गांधी के बयान पर? देखिए, भाजपा भी अब इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है। उन्होंने यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप लंदन जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर आइडिया फॉर इंडिया का सम्मेलन होता है, लेकिन आप वहाँ पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। आप भाजपा पर निशाना साधने के तर्क को देते हुए भारत को जिस तरीके से लदेड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो क्या अब भारत जो है वो इस तरीके से आ चुका है, इस मुकाम पर आ चुका है कि आप एक बड़े मंच पर इस तरीके से अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष को छोड़कर एक कार्यकारी प्रॉपर अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर निर्वाचित नहीं कर पा रही है। ऐसे में कांग्रेस का अंतरिम कलह खत्म नहीं हो पा रहा है, मंथन खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप इन सब में विचार करने के अलावा आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर जा रहे हैं? तो देखिए, लगातार आप भाजपा भी बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है और हमलावर होते हुए बिल्कुल नजर आ रही है। जी बिल्कुल तोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने आइडियाज तो नहीं दिए, लेकिन बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर भी हमला किया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ तो भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया है और साथ ही भारत की तुलना राहुल गांधी ने श्रीलंका से भी कर डाली है।
तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ तो भारत को एक भूगोल की तरह देखता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है। आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है और आरएसएस और साथ ही बीजेपी की विचारधारा पर भी उन्होंने हमला बोला है। देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है बीजेपी। बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल हैं, उनसे बात करेंगे। वैभव जी, जो एक और राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, इस दौरान एक बड़ी बयानबाजी है जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर की है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मतलब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर यदि अपने को पप्पू बुला सकते हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, यानी कोट अन कोट। तो मैं मतलब इस पे कटाक्ष करने की जगह मैं केवल ये बोलना चाहूंगा कि अपने यहाँ पे एक छोटी सी गांव देहात में कहावत है कि अपनी सुत्तन संवर नहीं रही है, दूसरे की कमीज पे गाली। तो ऐसा है ना कि अपनी पार्टी तो वो राजा बने हुए हैं, अपनी पार्टी कहाँ क्या के 100 में से 2 सीटें आती हैं या 1 ही आती है, तो वो तो अपने को हिसाब किताब नहीं है। 25 साल पुरानी सीट छोड़ के साउथ में भाग गए, वायनाड में, बोल रहे मेरे को जनता की वहां पे सेवा करनी है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, अपने पिता के हत्यारों का, जो पिताजी केवल उनके नहीं थे, वो देश के देश के नेता भी थे। तो देश को अधिकार होना चाहिए, उनको माफी दे देते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कहते क्या है। तो अपनी सुत्तन संवारते नहीं है, दूसरे की कमीज पे गाली दे रहे हैं, उससे मतलब ही क्या है। और बाहर बैठ के, विदेश में बैठ के भारत को ये बोलना कि भारत में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, दिखाता है कि वो केवल इटालियन सरकार के बारे में बात करते हैं, वो मोदी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक शायद भारतीय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके कहे किसी भी कथन को हमें इतनी सीरियसली तवज्जो देनी चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वैभव जी, बड़ी बात है कि आप विदेश में भी जा रहे हैं। लगातार हम देखते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं। आपसे कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें तो भारत देश की तुलना वे श्रीलंका से करते हुए भी नजर आए हैं। अब देखें जी कि मोदी सरकार तो जुम्मा 9 साल आई है, बिल्कुल, है ना। अब आपकी सरकार जुम्मा आप खुद ही तो कहते हो, हर चीज में आप खुद ही तो कहते हो मेरी 130 साल पुरानी संगठन है। तो अगर 130 साल पुराना संगठन है तो 130 - 9 है, 121 साल के लिए तो आपको गाली दी जा सकती है ना। तकनीक जो आपने काम किया या आपके पूर्वजों ने जो काम किया उसके लिए आपको गाली दी जा सकती है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी चाहिए इनको। इसमें क्या दिक्कत है? 9 साल की हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो गलत किया है वो गलत किया है, लेकिन जो सही किया है वो भी तो सही किया है। आपको नहीं बताना, नहीं से कोई बात नहीं, हम बता देंगे। तो आप 121 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। अगर भारत को श्रीलंका से आप कर रहे हैं तो मुस्लिम भाइयों और बहनों का फायदा उठाया इन्होंने 121 साल तक।
फिर देश को विभाजित कर दिया, जी। ठीक है। उसके बाद चाइना के साथ 9 अग्रीमेंट साइन कर लिया, देश की जमीन चाइना को दे दी। कितना 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को देती, पीओके में और अरुणाचल की तरफ, लद्दाख की तरफ, जगह जगह। तो मतलब सारा काम क्या, सारी गलतियां हमने ही 9 साल में ही करी है क्या? भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने वो 121 साल में कुछ नहीं किया क्या उन्होंने? तो ये तो देखिए, देश जिस दिशा में जा रहा है आज की तारीख में, वो सब सराह रहे हैं। और सब केवल देशवासी ही नहीं सराह रहे हैं, वो विदेशों में भी विदेशवासी भी सराह रहे हैं। तो राहुल जी का क्या सोचना है, क्या बोलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लंदन में जाके बात करते हैं, हिंदुस्तान में बात करते हैं, तो उन पे गुब्बारे टमाटर पड़ते हैं। तो आप देखें ना, कुछ सोच के देखें, लोग मेम बनाते हैं हिंदुस्तान में, जब वो कहीं बैठ के कुछ ज्ञानबाजी करते हैं तो लोग मेम बनाते हैं। लंदन में बैठ के बना रहे हैं तो मौका मिल गया बोलने, तो भाई कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने वाले दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जब महंगाई बढ़ती है, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर चीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? इन्होंने पिछले आरएसएस जब से 1925 में जन्म हुआ उसका आज तक क्या किया है? केवल नफरत ही तो फैलाई है। आज भी वही कर रहे हैं। आज देश में जो संकट है उसके बारे में बात। अब काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल ने शुक्रवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया। इसके विरोध में देर रात स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही सड़क भी जाम कर दी। देर रात छात्रों का यह प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद प्रोफेसर को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज फैकल्टी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्चों का विरोध जो है वो साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया है। देर रात छात्रों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद से प्रदर्शन जो था वो लगातार जारी रहा था। तो काशी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने को लेकर के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साइबर सेल ने शुक्रवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सड़कें भी जाम कर दी।
देश भर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों को 21 मई से प्रभावी होगी और बता दें कि 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। फिलहाल अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75.61 रुपए की कीमत चुकानी होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी के दाम में रुपए की बढ़त देखने को मिली है। इसके बाद अब इन शहरों में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 78.17 रुपए हो गई है। इसके अलावा गुरुग्राम में रहने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने बीते कल में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। वहीं न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को न्यूनतम मजदूरी बढ़ने से राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती महंगाई के बीच ये कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना के एक बार फिर से 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2323 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है और 25 संक्रमितों की जान भी चली गई है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 2346 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल अब घटकर के 15,000 से कम हो गए हैं। लेकिन कोरोना अब एक बार फिर से तेजी से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि पिछले 24 घंटे में बात करें तो 2000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी होगी, चूंकि कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त खबर मिल रही है जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कानपुर से खबर सामने आ रही है। इस बड़े हादसे में बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर के पुल के नीचे बस गिर गई है। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। साथ ही 7 लोगों की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों को कानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और इस दौरान कई दर्जन लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन 7 लोगों की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अनियंत्रित होकर के बस पुल के नीचे गिर गई और दर्जन लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया ये जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, चूंकि बस जो है वो अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिरी जिस दौरान ये हादसा हुआ है और दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और 7 लोगों की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों को कानपुर जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बस अनियंत्रित होकर के पुल के नीचे जा गिरी जिस दौरान यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बस पुल से नीचे जा गिरी है और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल अभी तक जो अपडेट मिल पा रहा है उसमें जानकारी मिल रही है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।